नमस्कार सभी को, आ जाइए जल्दी-जल्दी से लाइव। स्वागत है आप सभी ज्ञान बैच में। आ जाइए जल्दी-जल्दी से लाइव आ जाइए। आज हमारा जो है नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो टॉपिक है संधि। सभी को गुड मॉर्निंग, आ जाइए लाइव जल्दी से। करुणा जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो संधि का लेके पढ़ना, है ना? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर जो है अपनी तैयारी जो है वो करी थी काय की वाक्य संरचना की, है ना? जल्दी से आ जाइए लाइव सभी कोई। आज से आपकी क्लास 11 बजे से, कल बस आपकी क्लास 9 बजे से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमने अभी तक जो शब्द पढ़ा, वो शब्द हमने बनाए कैसे? क्या आपको पता है कि शब्द बने कैसे? शब्दों की रचना कैसे हुई? हम हिंदी में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं और हमने ये देखा था कि शब्द रचना के इस क्रम में सबसे पहले जो बनी थी। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? यदि आवाज़ क्लियर आ रही है तो येस और नो बोल दीजिए। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है जी? ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना के क्रम में हमने सबसे पहले ये देखा था, मतलब कि सॉरी, हमने ये देखा था शब्दों में कि ये जो शब्द हैं वो वर्णों से मिलकर बने हैं। अब आज की क्लास में हम यहाँ पर क्या देखेंगे? शब्द आखिर बनाए कैसे गए, वर्ण कैसे मिलाए गए, किस तरीके से शब्दों को हमने बनाया। जैसे हमने पूरे शब्द के प्रकार देख लिए कि यौगिक शब्द क्या होता है, योगऋण शब्द क्या होता है। यौगिक, योगऋण या ये जो शब्द हैं वो शब्द शक्तियों में हम दोबारा देखेंगे, है ना? और इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे जो शब्दों के बनने का क्रम है ना? उसको क्या कहा जाता है? शब्द की रचना, मतलब शब्द बने कैसे। तो दुनिया में अगर हिंदी भाषा का कोई भी शब्द है, तो हिंदी विद्वान कहते हैं हमने ये शब्द बनाया, उस 4 मेथड अपनाई। कौन-कौन सी 4 मेथड अपनाकर शब्दों को बनाया? तो सबसे पहली मेथड है संधि। हमने संधि की मदद से शब्दों की रचना। दूसरी मेथड है जब आपके पास में बड़े-बड़े शब्द आ गए, बहुत लंबे-लंबे सेंटेंस आने लगे, तो आपने उन शब्दों को छोटा करा, जिसे संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। उसके लिए आपने समास की प्रक्रिया अपनाई। उसके बाद जब आपके पास में कुछ शब्द बन गए, जैसे से आपके पास कुछ, समास से आपके पास में कुछ शब्द बन गए, तो हमारे हिंदी विद्वानों ने क्या किया, उन शब्दों के आगे या उन शब्दों के पीछे कुछ शब्दांश जोड़ना चालू कर दिए। क्या बोला? उन शब्दों के आगे कुछ शब्द जोड़ दिए तो उसका अर्थ परिवर्तित हो गया, उसे कहा उपसर्ग। और उन शब्दों के पीछे कुछ शब्द जोड़ दिए और वहां पर अर्थ में क्या ला दिया? परिवर्तन ला दिया, तो उसे कहा प्रत्यय। इस प्रकार हिंदी में हमारे जो शब्द बने हैं वो 4 मेथड से बने। कौन-कौन से? मेरे साथ बोलेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। अब इनकी मदद से हमने क्या बनाए? शब्द बनाए। इसके अलावा हिंदी में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, वो शब्द किस देसी भाषा के शब्दों को ले लिया गया हो। अ, सोनू मैम, एक क्लास कंप्लीट बाद आप अपनी क्लास लिया करो। ओके सोनू जी, अभी क्लास कंप्लीट क्या ज्योग्राफी वाली? ठीक है, मैं 5 मिनट थोड़ा-सा जो है लेट क्लास स्टार्ट कर दूँगी। ओके, वाली क्लास कंप्लीट होगी, उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा-सा गैप देके ओके सोनू, ओके डन, पक्का डन। थोड़ा-सा गैप दे देंगे, हम 11:05 तक अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके राहुल जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब भी शायद आपकी क्लास कंप्लीट और मैंने एकदम से क्लास स्टार्ट कर दिया, तो आपको वहाँ पर टाइम नहीं मिला थोड़ा, कॉपी वगैरह। ठीक है सोनू। अच्छा, सर की क्लास चल रही थी। हाँ, ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ, तो मैं थोड़ा-सा गैप लेकर क्लास स्टार्ट कर दूँगी, अब थोड़ा-सा गैप लेकर क्लास ले लूँ। मतलब 11:05, 11:06 तक मैं क्लास ले लूँ, 11:10 तक, है ना? तो आपको 5-10 मिनट का टाइम भी मिल, ठीक है? अच्छा, अभी ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वॉइस नहीं आ रही क्या? अभी क्लियर है राहुल वॉइस?
अभी राहुल वॉइस क्लियर है, एक बारी देख लीजिए। वैसे तो आवाज आनी चाहिए, आवाज आ रही थी। अभी वॉइस क्लियर है? अच्छा, उद्यमिता की क्लास चल रही थी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कल से ध्यान रखूंगी, थोड़ा-सा टाइम लेकर क्लास ले लूँ। ठीक है, चलिए। अभी क्लियर है? पढ़ें आगे, एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर देती हूँ उसको। दुनिया में हिंदी भाषा के जितने भी शब्द बने, हम ये देखने जा रहे हैं कि शब्द बने कैसे, और उन शब्द रचना के क्रम हमारे सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो शब्दों की रचना करने के लिए हिंदी विद्वानों ने 4 मेथड को अपनाया। वो 4 मेथड कौन-कौन सी थी? संधि, समास, तर्क और प्रत्यय, जिसमें से संधि और समास जो है, 2 मेथड जो है हमारे सिलेबस का पार्ट है ना? संधि और समास जो है हमारे सिलेबस में दिया है। हमारे सिलेबस में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है ना? तो हम उपसर्ग और प्रत्यय को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए बता दूं कि संधि और समास से जो शब्द हमारे बन गए थे, उन शब्दों के आगे, है ना, उन शब्दों के आगे कुछ शब्दांश जोड़कर उनका मीनिंग क्या कर दिया और नया शब्द बना दिया, तो फिर कोई नया शब्द बन गया। वैसे ही जब आपके पास में शब्द बन गए थे, तो उन शब्दों के पीछे कुछ शब्द जोड़े और नया शब्द बना दिया, तो वो नया शब्द क्या कहलाया? प्रत्यय कहलाया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर वो नया शब्द किसकी मदद से बना? प्रत्यय की मदद से बना। इस प्रकार संधि और समास में संधि और समास के अलावा उपसर्ग और प्रत्यय की मदद से जो है हमने शब्दों को बनाया, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है संधि। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि, और संधि से हर बार प्रश्न आना तय है। मतलब वैसे तो पूरे ही टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन संधि आप लोग रट के जाते हैं। क्या वॉइस इशू आ रहा है बेटा राहुल? कैसा वॉइस इशू आ रहा है? अभी एक बारी देखिए, आवाज क्लियर है क्या? अरे, मैंने माइक चेंज किया है। हाँ राहुल जी, वही मैं वॉइस ही बोल रही हूँ। अभी क्लियर है क्या? देखिए, अभी आवाज क्लियर है क्या? अभी वॉइस क्लियर है? एक बारी वॉइस क्लियर है तो थम्स अप बता दो। क्लियर आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अभी क्लियर है, फिर क्लास को आगे करें। अभी क्लियर है? ओके सोनू। ठीक है राहुल जी, देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है, आपको अब क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बाकी बच्चे एक बार मुझे बता दें कि वॉइस क्लियर है क्या? एक बार ही थम्स अप दिखा दो अगर वॉइस क्लियर है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हम सबसे पहले संधि देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? संधि को देखने जा रहे हैं। लेकिन संधि से पहले, है ना, हम एक क्रिया है वो करेंगे, वर्ण विच्छेद। इस संधि में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों का क्या होता है? मेल होता है, और उससे आप कोई विकार उत्पन्न करते हैं। तो उसके पहले अगर आप यहाँ पर देखें, संधि में 2 या 2 से अधिक वर्णों का क्या होता है? मेल होता है, और एक नया वर्ण बनता है। और संधि की क्लास के पहले यदि किसी की वर्णमाला वाली क्लास कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले जाकर वर्णमाला वाली क्लास को क्योंकि यदि आपकी वर्णमाला कंप्लीट होगी तो आपको समझने में आएगा, है ना? इसीलिए सबसे पहले मैंने वर्णमाला पढ़ाया था। तो ध्यान रखिएगा, वर्ण विच्छेद आपको पता होना चाहिए। तो वर्ण विच्छेद होता क्या है? अगर हम वर्ण विच्छेद की परिभाषा देखें, तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि यदि कोई शब्द आपको दिया गया है, तो उस शब्द के अंदर कौन सा यहाँ पर वर्ण शामिल है, कौन सा स्वर वर्ण है, कौन सा व्यंजन वर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर और व्यंजन को पृथक पृथक करना। क्या बोला मैंने? किसी शब्द से, किसी शब्द से, शब्द विशेष से स्वर और व्यंजन को, स्वर और व्यंजन को, व्यंजन
पृथक पृथक लिखना या अलग अलग करके लिखना। अलग अलग करके करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। कैसे अलग अलग करके लिखना? जैसे उदाहरण के यहाँ पर समझ, इसके लिए कुछ नियम होते हैं, हम नियम पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा था कमल, तो इस दिए गए शब्द कमल के अंदर, यहाँ पर अगर इस दिए गए शब्द कमल के अंदर कौन कौन से यहाँ पर क्या है? वर्ण शामिल है ना? ये आपको देखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, क के अंदर अगर आप देखें आ शामिल है, ठीक है। अगर देखो क्यों क के अंदर आ शामिल है? क्योंकि हम ये वर्णमाला में पढ़ चुके हैं कि जो भी व्यंजन होता है उस व्यंजन को हम बिना छोटा अ की मदद से बोल ही नहीं सकते। तो यदि किसी व्यंजन में हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर आ इंक्लूडेड है। और अगर हलंत लगा है, मतलब उससे वो जो स्वर है वो निकल गया है, जो भी स्वर वहां पर लगा है, ठीक है। तो क से निकला क्या? आ। यहाँ पर क्या हो गया? माँ। इससे क्या निकला? फिर अ। फिर उसके बाद यहाँ पर ला, और ला से क्या निकला? आ। यार, इस दिए गए वर्ण के अंदर में से स्वर और व्यंजन को पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद कहलाती है। तो संधि के पहले आपको वर्ण विच्छेद पता होना चाहिए, तभी आपको ये पता चलेगा कि यार ये दो वर्ण मिले हैं और इन दो वर्ण ने मिलकर कुछ नया वर्ण बनाया है। बात समझ में आ रही है? राहुल, वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हैं बेटा। हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हैं। रिपीट कर दे रही हूँ एक बार और, है ना। वर्ण विच्छेद का मतलब ये होता है कि स्वर और व्यंजन जो आपको शब्द में दिए गए हैं, उस शब्द के अंदर में से स्वर और व्यंजन को पृथक पृथक करके लिखना ही क्या कहलाता है? हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है। इस वर्ण विच्छेद में अगर मैं बात करूं, तो मैंने सबसे पहले आपको इस वर्ण विच्छेद को करके बताया। इसके लिए आपको मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो एक बारी मैं आपको यहाँ पर कुछ वर्ण विच्छेद बता देती हूँ और उसके लिए वर्ण विच्छेद के कुछ नियम बता देती हूँ। मेरे साथ साथ वर्ण विच्छेद करते चलना है। सबसे पहले तो हम मात्राएं देख लेते हैं। जैसे छोटा आ, है ना, फिर यहाँ पर अगर बड़ा आ है, फिर इसके बाद ई, उ, ठीक है, ई, ए, आए, ओ, औ, ठीक है। ये मात्राएं होती हैं, मतलब ये स्वर हैं। इसके अलावा दो अन्य यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर आहा, ठीक है। के अलावा यहाँ पर हम एक और लिख देंगे, अलावा यहाँ पर एक और लिख देंगे, ठीक है। तो अब इनकी क्या मात्राएं होंगी? जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती यहाँ पर, आ की मात्रा इस तरीके, छोटा ई की मात्रा ये होती है, बड़ा ई की मात्रा ये होती है, छोटा ऊ की ये होती है, बड़ा ऊ की, ऋषि की मात्रा इस तरीके की, ए की मात्रा ऐसी होती है, आई की मात्रा ऐसी होती है, की मात्रा इस तरीके की, औ की मात्रा इस तरीके। इतना फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं वर्णमाला में ऑलरेडी आपको मात्राएं बता चुकी। ठीक है। अम की मात्रा इस तरह, आहा की मात्रा जो, आहा की मात्रा औ की मात्रा जो है, ठीक है। और चंद्र बिंदु प्रकार, जब कभी भी कोई भी वर्ण में ये मात्राएं लगी होंगी, किसी व्यंजन में अगर ये मात्राएं लगी हैं, तो इस तरीके से वो स्वर से क्या होगी? अलग होंगी, इस तरीके से वो दिखेंगी, है ना। जैसे अगर यहीं पर मैं देखूं, यहीं पर अगर मैं इस मात्रा को लगा के बताऊं आपको, तो किस तरीके से ये मात्रा दिखेंगी? ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर ये मात्रा लगी है, अगर ये मात्रा लगी है, उदाहरण के लिए ये पहला नियम, ये याद है, मात्राएं हो गई। दूसरा अगर मैं देखूं, जैसे ये छोटा क लिखा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर का लिखा है, उसके बाद यहाँ पर अगर क्या लिखा है? की लिखा है, उसके बाद अगर यहाँ पर क्या लिखा है? की, उसके बाद क्या लिखा है? कु, बाद क्या लिखा है? कु, फिर उसके बाद क्या लिखा है? के, फिर क्या लिखा है? कई, फिर क्या लिखा है? को, फिर क्या लिखा है? कऊ। तो इसकी मात्राएं कैसे निकलेंगी? ऐसे ही बाहर निकलेंगी। मतलब देखो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगी है, मतलब ये क्या है? आ निकला बाहर इससे।
इसमें काय की मात्रा लगी है, आ की मात्रा, तो कैसे निकलेगा, का प्लस बड़ा आ बाहर निकले। इसमें काय की मात्रा लगी है छोटा ई की, तो का प्लस आई की मात्रा इस तरीके की बाहर निकले। ठीक है, छोटा ई की मात्रा लगी है तो बाहर निकला। यहाँ पर क्या निकलेगा, का प्लस बड़ा ई बाहर निकले। यहाँ पर का प्लस छोटा ऊ बाहर निकले। यहाँ पर देखो बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी दिखती है, तो का प्लस बड़ा ऊ बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद में का प्लस बाहर निकले। यहाँ पर का प्लस आए बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर का प्लस ओ बाहर निकले और यहाँ पर का प्लस औ बाहर निकले, का प्लस औ बाहर निकले। इस प्रकार ये मुझे लगता है आपको पता होगा, ये वर्ण विच्छेद करने का नियम होता है। ठीक है, कि जब कभी भी किसी भी वर्ण में कोई मात्रा लगी है तो उस मात्रा को स्वर रहित करने के लिए, है ना, या उस व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए आप उस व्यंजन में से स्वर को अलग जैसे ही करते हैं तो उसके नीचे हलंत लग जाता है। और ये मैंने वर्णमाला में आपको भली भांति बताया है ना। तो अब आपको यहाँ पर मैंने वर्णों की मात्रा निकालना बता दिया। इससे आपको शब्दों के अंदर जो मात्राएं लगी हैं वो निकालते बनना चाहिए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखकर आपको दे रही हूँ। जैसे उदाहरण के लिए कुछ इसके नियम भी याद रख लेना। जैसे अगर सपोज करो यहाँ पर एक एक करके नियम हम कुछ शब्द देखते जाते हैं। जैसे आ निकालने के लिए शब्द देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कमल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, कमल के अलावा क्या लिख दूं यहाँ पर, दर। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कदर। ठीक है, तो इसके अंदर में से स्वर और व्यंजन को अलग करो। तो मेरे साथ साथ पेन कॉपी लेकर आपको बैठना है। पेन कॉपी खुली रहेगी और मेरे साथ साथ वर्ण विच्छेद करना है। जैसे कमल का वर्ण विच्छेद है तो यहाँ से क के अंदर से क्या निकला, अ। फिर उसके बाद यहाँ पर म के अंदर क्या छुपा हुआ है, अ। फिर क्या निकला, ल के अंदर क्या छुपा हुआ है, फिर से अ। तो इस प्रकार दिए गए शब्द के अंदर से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। 3 नंबर में डेफिनेशन आएगी कि वर्ण विच्छेद क्या किसे कहते हैं, या संधि के नियम के लिए आपको वर्ण विच्छेद आना जरूरी हो। ठीक है, उधर तो यहाँ पर क्या है, ऊ है, तो ऊ के अंदर से कोई स्वर निकलेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि खुद स्वर है, स्वर के अंदर से स्वर नहीं निकलेगा। द यहाँ पर छोटा है तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा। र है यहाँ पर व्यंजन तो इसके अंदर में हलंत लगेगी और इससे क्या निकलेगा, ट। यहाँ पर क्या हो गया, उदर का वर्ण विच्छेद हो गया। सेम वैसे ही कदर, क क्या है, व्यंजन, व्यंजन के अंदर से स्वर निकाला। ठीक है, स्वर में कोई हलंत नहीं लगता है क्योंकि स्वर तो स्वर है, क्योंकि वो खुद स्वतंत्र है, हम देख चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद में द के अंदर में से फिर आ निकलेगा। फिर उसके बाद र के अंदर में क्या निकलेगा, आ निकलेगा। इस प्रकार छोटा अ जब कोई मात्रा नहीं लगी होती है किसी भी व्यंजन में तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर छोटा अ है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर मैं बड़ा आ का एग्जाम्पल लूं, बड़ा आ का एग्जाम्पल लूं, बड़ा आ किस तरीके से बाहर निकलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा आम। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा आचार, मैंने यहाँ पर कहा आईना, मैंने यहाँ पर क्या कहा, आईना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या निकला, ये बड़ा आ है तो बड़ा आ में से निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्या हो गया, म, और फिर इससे क्या निकल गया, आ। हाँ, आप इस बड़ा आ को छोटा आ प्लस छोटा आ जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जरूर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कि बड़ा आ दो छोटे आ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे आचार, तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा, आ, ता से क्या निकला, बड़ा आ, और रा से फिर यहाँ पर क्या निकला, आ निकला, आचार। ठीक है, सेम वैसे ही आईना, तो यहाँ पर आ, फिर उसके बाद बड़ा ई, फिर उसके बाद ना, और फिर उसके बाद बड़ा आ, ये निकला। किसी भी स्वर से स्वर नहीं निकलता है, याद रखिएगा।
है ना? वहां पर व्यंजन अगर है तो व्यंजन से स्वर निकलकर अलग होता है, तब वो हलंत देकर जाता है। इतनी बात समझ में आई क्या? सेम वैसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं दूसरे एग्जाम्पल को लेकर आ रही हूं। जैसे मैंने शब्द लिखा मीठा, बड़ा ई का एग्जाम्पल लेकर आ रही हूं। मैंने शब्द लिखा मीठा, कैसे निकलेगा ये बाहर? ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया? म, यहाँ पर क्या हो गया? बड़ा ई, फिर उसके बाद क्या हो गया? ठ, और उसके बाद क्या हो गया? आ। आपको ये मेरे साथ साथ कॉपी में करते चलना है। क्या आप कॉपी में इसका वर्ण विच्छेद कर रहे हो? यदि कर रहे हो तो जल्दी से थम्स अप दिखाओ। ईमानदारी के साथ वर्ण विच्छेद करना है बेटा, क्योंकि 3 नंबर में वर्ण विच्छेद करने आ गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, वेरी वेरी गुड। और जो नहीं कर रहा है वो अपने सर पे एक थप्पड़ मारे, ठीक है, कि यार मैं नहीं कर रहा हूं। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड सोनू, वेरी गुड बेटा। चलिए, है ना? अब जैसे यहाँ पर मैं एक और वर्ण विच्छेद आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे अब बड़ा ई है, उसके बाद अगर बड़ा ऊ देख लो, बड़ा ऊ से अगर करो, या बड़ा ई हो गया, कोई भी वर्ण ले लो। अब मैं बार बार ऐसा नहीं लिख रही हूँ, वर्ण लिखते जा रही हूँ। कैसे मैं वर्ण लिख रही हूँ? उदर, उल्लू लिख देती हूँ, उल्लू। चलो, उल्लू का वर्ण विच्छेद करो तो उल्लू लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया? सॉरी, उल्लू लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो उल्लू का वर्ण विच्छेद करो, यहां से निकला उ। अब ल आधा है, आधे ल का कॉन्सेप्ट आ गया। देखो यहाँ पर आधा ल है तो इसके अंदर से स्वर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? आधा ला है, इसका मतलब उसके पास में खुद ही स्वर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा ला, और पूरा ला पे मात्रा काय की लगी है? बड़ा ऊ की। वर्ण विच्छेद हो गया। जैसे मैंने यहाँ वर्ण विच्छेद करा, चंपक, चंपक करो तो च, ठीक है। च में हलंत लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी। उसके बाद क्या निकलेगा यहाँ से? अ। फिर म में हलंत ऑलरेडी है, ठीक है। फिर म से आधा म निकला है तो क्या आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पर रहित है। फिर उसके बाद में यहाँ पर म, और म के बाद फिर निकलेगा अ, फिर उसके बाद में क, और क से फिर क्या निकलेगा? अ। ये क्या हो गया? चंपक का वर्ण विच्छेद हो गया। अगर मैं यहाँ पर किसी वर्ण में, ध्यान से देखो, जैसे मैं अवर्ण विच्छेद कर रही हूं अंगूर का, अंगूर का वर्ण विच्छेद कर रही हूं, अब ध्यान से देखना। तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा अनुस्वार का। इस मात्रा के आगे यहाँ पर क्या आ रहा है? ग आ रहा है। और ग का पंचमा अक्षर क्या है? क, ख, ग, घ, अंगा, है ना? तो यहाँ पर आ निकला, आ के बाद क्या निकलेगा? अंगा निकलेगा। क्यों निकलेगा आ के बाद अंगा? क्योंकि हम वर्ण विच्छेद में जब अनुस्वार पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ पर ग, फिर उसके बाद क्या निकलेगा? बड़ा ऊ, उसके बाद क्या निकलेगा? र, और फिर उसके बाद क्या निकलेगा? आ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, एक बारी फिर से बता रही हूँ। ये ऐसा इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है स्वर के आगे जो लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ग लगा हुआ है। और ग का पंचमा अक्षर, पांचवा वाला अक्षर क्या आता है? अंगा आता है ना? इसीलिए यहाँ से इसके अंदर से क्या निकला? स्वर निकला, ठीक है। तो ये अंगूर का वर्ण विच्छेद होगा। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया अंक, अंक, तो सबसे पहले क्या करो? यहाँ पर तो इसको ऐसे ही लिख दो, अंगा को। फिर उसके बाद क लिख दो, फिर उसके बाद क्या लिख दो? आ लिख दो। अब देखा यहाँ पर कि ये किसके आगे है? फिर क के आगे है ना? तो ये इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? अ प्लस अंगा प्लस क प्लस अ। क्यों अंगा होगा? क्योंकि इसके आगे क्या है? क है। तो इस प्रकार वर्ण विच्छेद में अनुस्वार वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, है ना? जैसे संजय लिखा है, संजय, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके आगे क्या लिखा है? ज, ठीक है। तो ज जैसे ही तोड़ोगे तो यहाँ पर किससे निकलेगा? ये अनुस्वार अंगा से निकलेगा। और सेम वैसे ही वर्ण विच्छेद फिर क्या होगा? आगे होगा। आपको ये करके रखना है बेटा, वर्ण विच्छेद आपको तोड़ के रखने हैं।
बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैंने फिर आगे एक और बताया, रकार का कॉन्सेप्ट बताया, तो र 3 टाइप से लगता है। कैसे 3 टाइप से र लगता है? एक बार अगर देखो तो र की रेप ऐसी लगती है, एक बार र की रेप जो है इस तरीके से लगती है, और एक बार र की रेप जो है, ठीक है, इस तरीके से लगती है, और एक बार र की रेप जो है इस तरीके से लगती है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हो कर्म, ठीक है, यहाँ पर आप लिख रहे हो क्या? प्रदीप। यहाँ पर जैसे आप लिख रहे हो ड्रम, ठीक है, या फिर राष्ट्र। अब इनका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? तो ध्यान से देखो, तो जब कभी भी ये वाली र की रेप लगती है तो इसके आगे र का साउंड सुनाई देता है ना? तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क, फिर उसके बाद, और इनको धीरे धीरे बोल दिया करो, कर्म को धीरे धीरे बोलो, क र अ म, जो बोलोगे वैसे ही टूटेगा। धीरे से बोलो, प्रदीप, परदीप, है ना? तो जिसके बाद में जो साउंड सुनाई दे रहा है, बस आपको वैसे ही क्या कर देना है, इसको तोड़ते चले जाना। जैसे क से क्या निकला? अ, फिर उसके बाद यहाँ पर र, फिर उसके बाद में अ, फिर उसके बाद में म, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ गया? अ। ये क्या हो गया? कर्म, सॉरी, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? म, और फिर उसके बाद में क्या हो गया? अ। तो ये काय का वर्ण विच्छेद हो गया? कर्म का, क्योंकि म के ऊपर जो रेप लगी है उसका साउंड म के पहले सुनाई दे रहा है यहाँ पर। अब प्रदीप का वर्ण विच्छेद करोगे तो प, र, प, र, अ, द, ई, प, अ। जैसा साउंड सुनाई दिया वैसा आपने वर्ण विच्छेद कर दिया। जैसे ड्रम, ठीक है, तो इसमें जिस पे रेप लगी हुई है उसके बाद में साउंड सुनाई देता है। देखो, ये देखो, बाद में, इसमें माँ के पहले साउंड सुन, यहाँ पर माँ के बाद में साउंड सुनाई दिया, ठीक है। जैसे अब आप बोल रहे हो ड्रम, तो ड, र, अ, म, अ, तो फिर ये काय का साउंड हो गया? ड्रम का। जैसे अब आप बोल रहे हो राष्ट्र, तो र, आ, श, ट, र, अ, राष्ट्र। तो इस प्रकार राष्ट्र का वर्ण विच्छेद होगा। तो आपने वर्ण विच्छेद का कॉन्सेप्ट देखा कि जब कभी भी किसी दिए गए स्वर के अंदर से स्वर और व्यंजन को पृथक पृथक करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क दे रही हूं मैं, इनको तोड़ो। तो 2 मिनट का टाइम है, अभी मेरे सामने ही तोड़ोगे। आशीर्वाद, दूसरा कर्मठ, तीसरा मृत्युंजय, मृत्युंजय, चौथा काल रूप, पांचवा पांचवा भगिनी, भगिनी। तोड़ो, अब भी आप मेरे सामने तोड़ो इनको, बाकी होमवर्क तो और दूंगी अभी मेरे साथ साथ। मृत्युंजय, आशीर्वाद सही लिखा है बेटा। हाँ ठीक है, चम्मक लिखा है, चम्मक का ही वर्ण विच्छेद हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चंपक नहीं लिखा अपन ने, चम्मक लिखा है, चम्मक का वर्ण विच्छेद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है राहुल। चम्मक का वर्ण विच्छेद सही है, वो चंपक नहीं था। निकल गया, आधा माँ का कॉन्सेप्ट बताना था मुझे वहां पर, तो चम्मच कर दो उसको, चम्मच कर दो, चम्मच कर दो। क की जगह आ जाएगा। मुझे आधे माँ का कॉन्सेप्ट बताना था, वो मैंने बता दिया। इनको अभी मेरे सामने तोड़ो, अब भी।
अब भी तोड़ो उनको, वर्ण विच्छेद करो, फिर चलेंगे संधि में। हो गया, जैसे ही हो जाए तो डन करना, जैसे ही हो जाए तो डन करोगे। अभी मेरे सामने तोड़ना है। साथ साथ तोड़ना है बेटा। बिल्कुल ऑफलाइन जैसा माहौल बना के रखो, जैसे ऑफलाइन क्लास में ईमानदारी के साथ में नोट्स और पेन कॉपी लेकर बैठते हो, वैसा अपने साथ में ईमानदारी बरतो, है ना। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास देख लिया, फिर मतलब क्या रहा लाइव क्लास लेने का। और जो रिकॉर्डेड भी किसी कारणवश देखता है तो वो भी पेन और कॉपी लेकर बैठे और ईमानदारी के साथ में क्या है, तो वर्ण को तोड़े या जोड़े या जो होमवर्क दे रही हूं उसको करे ईमानदारी के साथ में। हो गया, तो वैसे ही जैसे होगा थम्स अप दिखाना है। 5 प्रश्न दिए हैं, जल्दी तोड़ना है, जल्दी से। जल्दी, जैसे ही हो जाए थम्स अप दिखाना है। हो गया। अरे हुआ क्या? केक का भी नहीं हुआ? राहुल, सोनू, मेघा, मेघना, हुआ? चलिए मिलाओ तो जरा। वेरी गुड, मिलाएं। हुआ? यस मैम, ओके। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले तो, और मेरे साथ साथ बोल बोल के मिलाना है। सबसे पहले क्या निकला यहां से? आ, फिर उसके बाद स, फिर यहां से बड़ा ई, फिर उसके बाद र, फिर उसके बाद व, फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद यहाँ पर द, और फिर उसके बाद क्या आ गया? आशीर्वाद। कर्मठ। क, फिर उसके बाद र, ठीक है, फिर उसके बाद म, फिर उसके बाद आ, ठीक है। एक सेकेंड। क के बाद में यहाँ पर अ, फिर उसके बाद में र, फिर उसके बाद में यहाँ पर म के बाद में यहाँ पर अ, फिर उसके बाद में ठ, फिर उसके बाद में अ। मिलाते चलना मेरे साथ। ओके, वेरी गुड राहुल। फिर मृत्युंजय, म, फिर उसके बाद में म से निशान लगा है री का, फिर उसके बाद में ट, फिर उसके बाद में य, फिर उसके बाद में अम, फिर उसके बाद में ज, फिर उसके बाद में य, फिर उसके बाद में आ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने जानबूझ के इस अ को निकाल के रखा। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा यहाँ पर? अब केवल याद रखना इसके आगे ज है, तो ज की जगह क्या आ जाएगा? इया आ जाएगा। बस इतना चेंज हो जाएगा यहाँ पर, इया, है ना। फिर उसके बाद में अब बाल रूप, यहाँ पर बा, यहाँ पर बड़ा आ, फिर यहाँ पर ल, फिर उसके बाद में अ, फिर उसके बाद में र, र से क्या निकला? बड़ा ऊ निकला। बड़ा ऊ के बाद में प के बाद में क्या निकला? आ निकला, ठीक है। उसके बाद में अगला आ रहा है वर्ण विच्छेद किसका? भगिनी का। भगिनी का, तो भगिनी का कैसे होगा? हाँ, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में ग, फिर उसके बाद में छोटा ई, फिर उसके बाद में ना, और फिर उसके बाद में बड़ा ई। तो यहाँ पर ये वर्ण विच्छेद हुए। वेरी गुड सोनू, वेरी गुड राहुल। ठीक है, बस 2 लोगों ने किया क्या? इसके अलावा किसी ने नहीं किया? तो यहाँ पर मिला लेना। वर्ण विच्छेद आपको पता होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि संधि वास्तव में वर्णों के मेल से मिलकर बनी होती है।
तो आपको पता तो होना चाहिए कि किस शब्द के अंदर कौन सा वर्ण है या कौन सा वर्ण नहीं है। बात समझ में आई? और ये संधि के पहले आपको पता होना चाहिए। तो अब मेरे साथ में हेडिंग डालें संधि। अब आप जान चुके हो किसी भी चीज को जोड़ा कैसे गया है, तो आप इजीली उसे क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। ठीक है। संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। जैसे उदाहरण के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण या एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर आपको किसी मकान को गिराना है तो आप उस मकान को कहां पर तोड़ना चालू करते हो, जहां से वो जुड़ा है। अगर आप उनकी नींव को तोड़ दो मकान की, या फिर पिलर्स जो मकान के बने गए हैं उन पिलर्स पे अगर आप वार करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा मकान क्या हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। अरे मकान तो छोड़ो रे, अगर किसी इंसान को भी तोड़ना है तो तुम उसकी कमजोरी देख लो कि उसकी कमजोरी क्या है, और उस कमजोरी पर वार कर दो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। है ना, कमजोरी पकड़ पता चलना चाहिए। तो आपने यहाँ पर यही देखा कि कोई भी शब्द अगर जुड़ा है तो वो कमजोर किससे हो रहा है, जहां से वो जुड़ा हुआ है। तो कहां से जुड़ा हुआ है, या तो वो स्वर से जुड़ा होगा या तो वो किसी व्यंजन से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार यदि किसी व्यंजन या स्वर से जुड़ने के आधार पर ही इसकी क्या होती है, संधि होती है ना। और इसीलिए संधि के 3 प्रकार बनते हैं, अभी बताऊंगी। ठीक है। ए कैसे होगा मैम, देखो, ए वाला भी देख लो, अगर ए वाला है तो बता रही हूँ। ए वाला कॉन्सेप्ट देख लो, जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चलो ऐनक तोड़ते हैं, चलो आओ इसको तोड़ो। अभी और देख लो, सबसे पहले तो यहाँ पर ए, फिर उसके बाद में न, फिर उसके बाद में अ, और फिर उसके बाद में क। ठीक है, फिर उसके बाद में अ। अब ध्यान से देखो, ए तो ऑलरेडी स्वर ही है, लेकिन अगर आप जानते हो वर्ण विच्छेद में, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो वर्ण विच्छेद में, मैंने आपको एक चीज बताई थी हिंदी वर्णमाला में कि ए आई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस ए। ये टूटा आ प्लस ए की मदद, और फिर उसके बाद में रेस्ट जितना भी जा रहा है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो ए है, ये ए भी टूट सकता है किसकी मदद से, आ प्लस ई की मदद से। फिर उसके बाद में बाकी का जो रिमेनिंग रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, न प्लस अ प्लस प प्लस अ, जिसने भी पूछा उसके लिए वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सोनू। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो, जैसे फिर से तोड़ो मेरे साथ में एक और, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा महोदय। ठीक है, महोदय तोड़ो तो इसको, म प्लस अ प्लस ह प्लस ओ, है ना, प्लस ओ हो गया। फिर उसके बाद में द, फिर उसके बाद में अ, ठीक है, फिर उसके बाद में य, और फिर उसके बाद में अ। अब यहाँ पर ओ आ रहा है, तो ओ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस उ, आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है। तो अब यहाँ पर पता है क्या बन जाएगा, ये म प्लस अ प्लस ह प्लस इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, अब आ प्लस ऊ। फिर उसके बाद में यहाँ पर द, फिर उसके बाद में अ, फिर उसके बाद में य, और फिर उसके बाद में अ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ये वर्णमाला में पढ़ चुका है ना। बाल रूप में अगर आप देखें तो बाल रूप में ए तो कहीं पर भी नहीं है ना बेटा, ए तो कहीं पर भी नहीं आया है। ये ए नहीं है रे, प है, प। मुझे लगा आप ए का कॉन्सेप्ट सुन समझ रहे हो, वो प है, ए थोड़ी ना है वो सोनू, प है वो, प बाल रूप प। तो प के बाद में ए निकलेगा, ठीक है, आ निकलेगा बाल रूप में। वो तो बड़ा इजी है, ये समझ में आया, क्लियर। अब आप बहुत सारे इनको तोड़ के देखना, अपना अपना नाम उठाओ तोड़ो, मेरा नाम मिल रहा है मेरे नाम को तोड़ो। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर, जैसे मेरा नाम है तो मेरा नाम लिखा है रुचि, ऐसा, तो र का कॉन्सेप्ट देखो, ये टूटेगा र प्लस उ प्लस च प्लस ई, ऐसा, है ना। अब अगर र, बड़ा र जो लिखा जाता है वो इस तरीके से बना के लिखा जाता है, मतलब इससे र और बड़ा ऊ में, ठीक है। और छोटा र जो रहता है ये बिना गुंडी का आता है, तो क्या निकला, र प्लस ऊ निकला। ये भी याद रखना, ये कहीं पर लिख लेना, है ना। तो इतने वर्ण विच्छेद के कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है सोनू।
ठीक है ना, आपने वो पूछा तो उसकी जगह आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी पता चला ये। तो आपको संधि से पहले वर्णमाला पूरी याद होना चाहिए। संधि के पहले वर्णमाला यदि याद नहीं है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी क्लियर है सोनू? क्लियर है तो थम्स अप दिखाओ। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड सोनू। ठीक है, अब हेडिंग लिखो संधि। अब ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने सिंपल आपको बताया कि संधि करने से पहले आपको वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। वर्ण विच्छेद करना इसीलिए क्योंकि आपको अब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना और तोड़ना दोनों है। वेरी गुड सोनू। ठीक है, जोड़ना और तोड़ना दोनों है। तो अगर किसी चीज को जोड़ना और तोड़ना दोनों पड़ता है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ से तोड़ी जा सकती है, जहां से वो जुड़ी है। तो यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद दोनों आपको करते आना चाहिए कि हमने वर्ण विच्छेद देखा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि संधि का मतलब होता क्या है, तो संधि का अर्थ अर्थ जो होता है वास्तव में, संधि का जो अर्थ निकलता है वो होता है मेल करना। संधि का मतलब क्या निकलता है, मेल करना, या फिर इसी को ही कहा जाता है जोड़ना। संधि का तात्पर्य क्या होता है, मेल करना या जोड़ना। किसका मेल करना, तो परिभाषा बनेगी किसका मेल करना, तो बड़े अच्छे से परिभाषा बनती है कि दो या दो से अधिक, दो या सिंपल लिख दे, दो वर्णों का मेल। ठीक है, लेकिन इस दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, इससे क्या होना चाहिए, विकार भी उत्पन्न होना चाहिए। तो दो वर्णों के मेल उत्पन्न विकार ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अगर दो वर्ण मिल रहे हैं और उनसे कोई नया वर्ण ना बने तो वो संधि नहीं हो। तो सिंपल डेफिनेशन बनती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। कैसे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाएगा, इसके लिए दो वर्ण होना जरूरी है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बता रही हूं। जैसे मैं यहां पर लिख रही हूं महा हन इंद्र। ठीक, अब आपको ये पता है तो आप बैठे बैठे घर पे बोल दोगे मैडम महेंद्र। नहीं, अब आपको यहाँ पर संधि रटना नहीं है, समझना है। ध्यान से समझो, कैसे दो वर्णों का मेल, तो जो पहला पद होता है उसका अंतिम वर्ण मिलता है। एक बार और रिपीट कर रही हूं, जो पहला पद होता है उसका अंतिम वर्ण मिलता है। तो अब भी वर्ण विच्छेद पे देख के आए, यहाँ पर ये मात्रा लगी है मतलब इसका अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ है। ठीक है, अब जो द्वितीय पद होता है इसे पर पद, उत्तर पद या द्वितीय पद कहा जाता है। इसका पहला वर्ण मिलेगा, तो इसका पहला वर्ण क्या है, ई। अब यहां पर देखो, आ प्लस ई निकला, आ प्लस ई निकला तो इसने क्या बनाया, ए बनाया। अब ध्यान दो, ये कहां पर पढ़ा है, जहां पर आपने संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर पढ़ा है, वहां से मैं आपको ये बता रही हूं। तो वर्णमाला अगर आज नहीं पढ़ी है तो कल जरूर पढ़ कर आना। और आज सबसे पहला होमवर्क है कि वर्णमाला आपको बननी चाहिए, तभी आप आगे की संधि देख पाओगे। तो देखो, ये जो प्लस के इधर वाला होता है इसे कहा जाता है पहला पद। प्लस के इधर वाला जो रहता है उसे कहा जाता है दूसरा पद, या फिर प्रथम पद या द्वितीय पद या पर पद। इतनी बात समझ में आई। तो पहले पद का हमेशा आखिरी वाला अक्षर मिलता है और दूसरे पद का हमेशा पहले वाला अक्षर मिलता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों के मेल कोई विकार उत्पन्न होता है। तो ये क्या हो गया, आपका विकार या परिवर्तन हो गया। अब ये सिंपल जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाएंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पर। तो यहाँ से म को कुछ किया क्या, नहीं किया। यहाँ से ह को कुछ किया क्या, नहीं किया। जैसे ही ह से ये आ निकला था, ये अभी आधा है, यहाँ से ई निकल गया है। ड को कुछ किया क्या, नहीं किया। यहाँ का आ, यहाँ का ई, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ए। और ए की मात्रा कैसी होती है, ऐसी। बस कुछ भी नहीं हुआ, ये मात्रा आकर यहाँ पर जुड़ गई
और ये हलंत यहां से क्या हो गया, हट गया। तो महेंद्र कैसे बना, समझ में आया? ये आपको इसीलिए इतना इजी बताया क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो ये रटना नहीं है, समझना है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिलता है तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। वही विकार क्या है, संधि है। तो यही परिवर्तन उत्पन्न होना चाहिए, तब ये संधि कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई तो थम्स अप दिखाओ जल्दी से। पोस्टमार्टम करके लिख दिया महेंद्र का यहां पर मैंने। अब इसी प्रकार अगर आप देखें, यस मैम, ओके, वेरी गुड। अगर दो वर्ण नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो अगली साइड हेडिंग देखना। कई बार ऐसा होता है कि दो वर्ण नहीं मिलते, केवल मतलब दो वर्ण मिलते तो हैं लेकिन दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, केवल दो वर्णों का मेल हो जाता है, दो वर्णों का मेल, इससे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं। केवल यदि दो वर्णों का मेल हो जाता है तो ये जो दो वर्णों का मेल अकेला होता है वो संयोग कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे यहां पर देखें, मैंने यहां पर लिखा आशा धन राम, तो यहां से केवल कुछ भी नहीं हुआ, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, ये एज इट इज जाकर मिल गए आशा राम। जैसे मैंने यहां पर लिखा राम धन देव, ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर सिंपल जुड़ गए रामदेव, कोई विकार उत्पन्न हुआ क्या, नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ा राम और यहाँ पर लिखा रहीम, कोई परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है क्या, नहीं, केवल दो यहाँ पर जो हो रहे हैं वर्ण आकर आपस में क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। तो जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उस विकार को संधि कहा जाता है। लेकिन जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता तो उसे संयोग कहा जाता है। 3 नंबर में आपको डेफिनेशन लिखना है संधि और संयोग में अंतर। आपका उदाहरण, ये होमवर्क है, संधि और संयोग में अंतर, और संयोग में अंतर। बाकायदा ऐसा आधार बनाना, यहाँ पर बॉक्स बनाना और यहाँ पर आपको ये लिखना है। मैंने बता दिया, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो संधि कहलाता है, और दो वर्णों के विकार उत्पन्न नहीं होता तो वो संयोग कहलाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, पक्की बात? अब जब ये दो वर्ण मिलते हैं या नहीं मिलते, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम संधि के भेद या प्रकार। संधि के प्रकार, जब दो वर्णों के यहाँ पर मेल से, मैंने क्या कहा, कोई विकार उत्पन्न होता है ना, तो दो वर्ण यदि स्वर और स्वर मिल जाएं, यदि दो स्वर मिल जाते हैं, क्या बोला मैंने, यदि ये जो दो वर्ण हैं ये स्वर मिल जाएं, ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण जो होता है वो अगर स्वर स्वर हो जाए तो कौन सी कहलाएगी, स्वर संधि। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण में स्वर के साथ में एक बार स्वर के साथ में व्यंजन या व्यंजन के साथ में स्वर या फिर व्यंजन व्यंजन मिल जाए तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। और यदि विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल हो जाए तो वो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। इस प्रकार संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि फिर से 5 प्रकार की होती है। कहने का तात्पर्य कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रारंभिक वर्ण में स्वर ही मिलेंगे, लेकिन ये अलग अलग टाइप से मिलेंगे। तो अलग अलग टाइप से स्वर मिलने के आधार पे ये 5 प्रकार की होती है। पहला होगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी यहाँ पर होगी आपकी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि।
तीसरा यहाँ पर आपकी होगी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर। अगला यहाँ पर होगा आपका यण स्वर संधि, यण स्वर संधि के बाद में यहाँ पर आपकी अयादी, अयादी स्वर संधि। इन सब में प्रथम पद के द्वितीय पद के अंत में आप यहाँ पर देखें संधि स्वर की ही होगी, स्वर ही मिलेंगे, लेकिन ये 5 अलग अलग टाइप से स्वर मिलेंगे। इस प्रकार स्वर संधि के कितने प्रकार हुए? 5, और संधि के कितने प्रकार हुए? 3। तो कई बारी 3 नंबर में प्रश्न आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो कई बारी बच्चे जल्दी जल्दी में लिख कर आ जाते हैं 5 और ये 5 के नाम लिख देते हैं। तो बेटा ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। अगर पूछ रहा है संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और यहाँ पर विसर्ग। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर और अयादी स्वर। अब इसके बाद में सबसे पहले हेडिंग लिखना है आपको दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। और यहां से पूरे नियम आपको याद करते चलना है। हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे बेटा कि उंगलियों पे नियम याद हो जाएंगे। आप क्या बोला मैंने? उंगलियों पे नियम याद हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते आज का आपका होमवर्क है कि जितने भी नाम मिलते हैं उनके वर्ण विच्छेद करिए, पहली बात तो। और दूसरा होमवर्क ये है आपका कि आप वर्णमाला पढ़ के आएंगे। तो आज के लिए होमवर्क है दीर्घ संधि पढ़ने से पहले आज का होमवर्क, पहला तो वर्णमाला पढ़ के आना है, क्योंकि यहां से नियम चालू होंगे। वर्णमाला पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर होमवर्क लिख लीजिए, कुछ और शब्द लिख लीजिए तो तोड़ना या जोड़ना। सबसे पहला शब्द लिखो बॉटल, तोड़ कर लाना इसको। दूसरा पेन, तोड़ कर लाना इसको। अगला अगरबत्ती, अगरबत्ती, तोड़ना इसको। अगला कुर्सी, ठीक है। अगला कंप्यूटर, तोड़ो इसको। अगला उज्जवल, अगला यहाँ पर पुस्तक, तोड़ो इनको, है ना। अगला गणेश, अगला महोदय, अगला अंगूठी, अगला यहाँ पर स्टैंड, और अगला अपना अपना नाम, जो भी आपका नाम है उस वर्ण विच, ठीक है। तो आज के लिए ये होमवर्क आपके सामने है, इनको तोड़ो या जोड़ो, है ना। जितने शब्द मिल जाए उनको तोड़ो जोड़ो और मुझसे चेक कराओ, ठीक है। आपको चेक कहाँ पर कराना है, तो टेलीग्राम पे चेक कराना है। इतनी बात क्लियर है। और वर्णमाला पढ़ के आना है, ताकि कल से जो आपकी क्लास चालू हो संधि के नियम के, वो नियम आपको उंगलियों में याद हो। अगर नियम उंगलियों में याद नहीं है तो संधि आपसे फिर रटी जाएगी, बस आपको बनेगी नहीं। तो संधि तोड़ने या जोड़ने के लिए आपको नियम पता होना जरूरी है। तो कल की क्लास में हम यहाँ पर जो है नियम पढ़ेंगे संधि के। यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप बताओ। ओके राहुल, क्लियर है? पक्की बात, क्लियर है तो जल्दी जल्दी थम्स अप दिखाओ। और कोई डाउट हो तो डाउट पूछो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो डाउट पूछो। कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट मैडम, वेरी गुड। तो चलिए, यस मैम राहुल, यस मैम सोनू, ओके बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके उसके पहले आपको वर्णमाला जो है वो अच्छे से याद करके आनी है। और कल से हमारी जो रहेगी पूरी नियमावली चलेगी, तो नियम बाद में मैं उंगलियों पर याद हुए कि नहीं हुए।
क्लियर? ओके जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड डे।